morning students, welcome to my YouTube channel. I hope all of you are fine and safe. लास्ट टाइम हमने सॉल्यूशन के चैप्टर की स्टार्टिंग की थी जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था रोड फ्लैग को हमने क्या किया था एक्सप्लेन किया था. टुडे वी डू द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन. आज जो हम टॉपिक करेंगे वो हमारे पास क्या है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है किसके लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हमने करनी है. टुडे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के लिए आपने ध्यान रखना है कैसा है ये आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट है. तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर आपको पता है सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है एक्सेस होती है और जो सोल्यूट होता है वो इसमें कैसा होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास नॉन वोलेटाइल होगा. अंडरस्टूड. डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर आपको पता है सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलके बनते हैं सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट. तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे पास सोल्यूट है वो कैसा होगा नॉन वोलेटाइल होगा. मीन्स यहाँ पे जो वेपर्स बनेंगे वो सिर्फ किसकी वजह से बनेंगे सॉल्वेंट की वजह से हमारे पास क्या मिलते हैं यहाँ पे वेपर्स बनेंगे. अंडरस्टूड. तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम एक्सप्लेन करेंगे वो इस डाइल्यूट सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे जहाँ पे सोल्यूट कैसा होगा आपके पास नॉन वोलेटाइल होगा. और ये जो प्रॉपर्टीज है जो हमारे पास जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स पे. ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नॉट नेचर. ओके. तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है डाइल्यूट सॉल्यूशन की वो किस पे डिपेंड करेंगी नंबर ऑफ मोल्स पे. कंसंट्रेशन क्या है सोल्यूट की उसके ऊपर क्या करती है डिपेंड करती है. नॉट ऑन द नेचर कि उसका नेचर कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करती है किस पे डिपेंड करती है कंसंट्रेशन के ऊपर क्या करती है डिपेंड करती है. ऐसी इनकी प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं. अंडरस्टूड. उन प्रॉपर्टीज को हम क्या कहेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे. तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें क्या हो सोल्यूट नॉन वोलेटाइल हो और उनकी प्रॉपर्टीज सिर्फ किस पे डिपेंड करे नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करे नॉट नेचर के ऊपर उन प्रॉपर्टीज को हम क्या कहेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कह देते हैं. कोलिगेटिव जो है हमारे पास नंबर में 4 प्रॉपर्टीज होती हैं. फर्स्ट इज द रिलेटिव लॉर्निंग ऑफ वेपर प्रेशर. फर्स्ट जो होती है वो होती है हमारे पास रिलेटिव लॉर्निंग ऑफ वेपर प्रेशर. फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो होती है हमारे पास क्या रिलेटिव लॉर्निंग ऑफ वेपर प्रेशर. सेकंड होती है हमारे पास क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि बीपी. थर्ड होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. एंड फोर्थ होती है हमारे पास ऑस्मोसिस. ये 4 हमारे पास क्या है इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है. रिलेटिव लॉर्निंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ वन इज द ऑस्मोसिस. इन प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे और इनकी थर्मोडायनेमिकली डायरेक्शन भी हम प्रूव करेंगे मैथमेटिकली और इनको मेजरमेंट करने के जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो भी हम क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन. तो टुडे जो हम प्रॉपर्टी करेंगे वो है हमारे पास क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी आज हम डिस्कस करेंगे क्या रिलेटिव लॉर्निंग ऑफ वेपर प्रेशर. रिलेटिव लॉर्निंग ऑफ वेपर प्रेशर. रिलेटिव लॉर्निंग ऑफ वेपर प्रेशर. इस प्रॉपर्टी को आज हम क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे. आपको पता है कि जो सॉल्यूशन हमने लिया था वो कैसा था डाइल्यूट फॉर्म में था. डाइल्यूट में जो सोल्यूट है वो कैसा था हमारे पास नॉन वोलेटाइल. तो सोल्यूट कैसा है उसमें नॉन वोलेटाइल. तो मीन्स जो है प्रेशर जो बन रहे हैं जो वेपर्स बन रहे हैं वेपर सिर्फ किसके बनेंगे हमारे पास वेपर प्रेशर किसका मिलेगा हमारे पास सिर्फ सॉल्वेंट के बनेंगे. ये हमने रोड्स लॉ में भी एक्सप्लेन किया था वहीं से ये ड्राइव किया गया है. रिलेटिव लॉर्निंग ऑफ वेपर प्रेशर को कहाँ से ड्राइव किया हुआ है रोड्स लॉ से ही ड्राइव किया गया है. सोल्यूट इसमें नॉन वोलेटाइल है. सॉल्वेंट जो वेपर प्रेशर बनेंगे वो सिर्फ किसके बनेंगे सॉल्वेंट के बनेंगे. तो
होंगे उनके लिए जो प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट से क्या होगा कब, क्योंकि आपको पता है सोल्यूशन तो दोनों ही कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं उसमें, लेकिन सिर्फ किसके लिए हैं, सिर्फ वन कंपोनेंट के। तो उसका जो प्रेशर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, सॉल्वेंट के प्रेशर से क्या होगा हमारे पास कम होगा। और उसको हम मैथमेटिकली इस तरीके से लिख सकते हैं पी नोट माइनस में पी एस। पी नोट आपको पता है सॉल्वेंट के लिए प्रेशर है और पी एस किसके लिए है, सोल्यूशन के लिए। किसका प्रेशर ज़्यादा था, वेपर से सॉल्वेंट का ज़्यादा था, तो सॉल्वेंट में से हम किसका माइनस कर देंगे, सोल्यूशन का माइनस कर देंगे। इसलिए इस पी नोट माइनस पी एस किया है, ना कि पी एस माइनस पी नोट किया है, क्योंकि प्रेशर किसका ज़्यादा है, सॉल्वेंट का ज़्यादा है, इसलिए उसमें से हमने सोल्यूशन को माइनस कर दिया। और अगर आप इसको किसके रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हो, सोल्यूट की फॉर्म में, सॉरी रेशियो की फॉर्म में लिखना चाहते हो सॉल्वेंट के साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास। ये जो आया है ये तो है लॉगिंग ऑफ प्रेशर, ये मैंने आपको रोल्स लॉ में भी एक्सप्लेन किया था, लास्ट टाइम जो हमने वीडियो एक्सप्लेन की है उसमें ये एक्सप्लेन था। दिस इज लॉगिंग ऑफ प्रेशर एंड दिस इज रिलेटिव लॉगिंग ऑफ प्रेशर, क्योंकि इसमें हम सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, लॉगिंग को एक्सप्लेन करेंगे। तो मैथमेटिकली आप इसको प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। रोल्स लॉ से हम इसको प्रूफ करेंगे। क्या था हमारे पास, पी एस इज इक्वल टू क्या आया था, पी नोट इंटू में एक्स वन। डेरिवेशन आप लोग सभी साथ साथ नोट कर लेना, क्योंकि कुछ स्टेप जो होते हैं वो मैं यहाँ पे सोल्व करूँगी, तो आप अपनी कॉपीज पे उनको सोल्व कर लिया करो, ताकि आपको बाद में रिविजन करने में कोई डिफिकल्टी ना आए। पी एस क्या है, सोल्यूशन के लिए है, और पी नोट किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए, और ये इसकी क्या है, मोल फ्रैक्शन, इसकी क्या है, मोल फ्रैक्शन है हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो हम इसको क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे, तो पी एस बाई क्या हो जाएगा, पी नोट हो जाएगा इज इक्वल टू क्या, एक्स वन, ये आ जाएगा। हम दोनों साइड वन से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, वन माइनस एक्स वन। इधर से माइनस करोगे तो आपके पास जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, पी नोट आएगा, और ऊपर एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, पी नोट माइनस में पी एस, ये आ जाएगा हमारे पास। और वन माइनस एक्स टू को हम एक्स वन को क्या लिख सकते हैं, एक्स टू लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है टोटल जो मोल फ्रैक्शन होती है वो क्या होते हैं, एक्स वन प्लस में एक्स टू इज इक्वल टू वन। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स वन की, तो आप क्या करोगे, वन माइनस एक्स टू की निकालनी है तो वन माइनस एक्स वन कर दोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स टू के। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एक्स टू पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पी नोट माइनस में पी एस बाई में पी नोट इज इक्वल टू एक्स टू। इस एक्स टू को आप नंबर ऑफ मोल्स में लिखना चाहो तो क्या हो जाएंगे, एन टू बाई में एन वन प्लस में एन टू हो जाएगा हमारे पास। ओके, ये हमने रोल्स लॉ में एक्सप्लेन किया था, इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाती है, लॉगिंग आ जाती है, रिलेटिव लॉगिंग। अब इसको हम इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, थर्मोडायनेमिकली क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि जो ये सोल्यूशन आया है कि अब वाकई ये हमारे पास ये सोल्यूशन है या नहीं है, इसको हम थर्मोडायनेमिकली क्या करके देखेंगे, प्रूफ करके देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या लिया है, सोल्यूशन लिया, उस सोल्यूशन में हमारे पास क्या बन रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं, जो क्या है, इक्विलिब्रियम फॉर्म के अंदर एडजस्ट कर रहे हैं दोनों। ठीक है, सोल्यूशन है, सोल्यूशन में क्या मिल रहे हैं, वेपर्स मिल रहे हैं, और दोनों ही क्या है, इक्विलिब्रियम फॉर्म में है हमारे पास, तो इस तरीके से हो जाएगा। अगर इसके लिए हम केमिकल पोटेंशियल फॉर्म में लिखें थर्मोडायनेमिकली, तो हम किस में एक्सप्लेन करते हैं, केमिकल पोटेंशियल की फॉर्म में। केमिकल पोटेंशियल सॉल्यूशन के लिए हो जाएगा हमारे पास क्या, म्यू वन, ऊपर है एल, एल क्या है, सॉल्यूशन लिक्विड के लिए। इसी तरह हमारे पास क्या होगा, दोनों इक्विलिब्रियम में यानी इक्वल फॉर्म में होंगे, म्यू वन होल्डिंग वेपर, एल क्या है, सॉल्यूशन के लिए, वी क्या है, वेपर के लिए। इसकी डिफरेंशिएट फॉर्म क्या बनेगी हमारे पास, डी म्यू वन एल इज इक्वल टू क्या होगी, डी म्यू वन वी, ये इसकी क्या है, डिफरेंशिएट फॉर्म है, डिफरेंशिएट फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। अंडरस्टूड, समझ आई बात। तो डिफरेंशिएट फॉर्म में जब हमने इसको लिखा तो दोनों की जो केमिकल पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या है, इक्वल है। ओके, नेचुरली जो हमारे पास केमिकल पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस में आर टी एल एन एक्स, हम इस तरीके से लिखते हैं, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस में आर टी एल एन एक्स, नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में अगर हमें लिखना हो तो। अब हम क्या करेंगे, दोनों के फॉर्म के लिए लिखेंगे, क्योंकि इस तरफ हमारे पास क्या था, लिक्विड था, और इधर क्या था हमारे पास वेपर, तो दोनों की हम क्या लिखेंगे,
पहले मैं लिक्विड के लिए लिख रही हूँ, तो लिक्विड के लिए क्या बन जाएगी, μ1 ऊपर क्या आ जाएगा L इज इक्वल टू μ0 1 ऊपर क्या है लिक्विड है, प्लस में RTLL किसके लिए है, x1 के लिए हमने ले लिया है। इस इक्वेशन को आप क्या कर देना, डिफरेंशिएट कर देना, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया होगा। तो जब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, डिफरेंशिएट करने के बाद बनेगा हमारे पास क्या, d μ1L डिफरेंशिएट फॉर्म में आ जाएगा सिंपल, और ये क्या हो जाएगा μ0 तो हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, और क्या रह जाएगा RTDLL x1, ये हमारे पास इसकी डिफरेंशिएट फॉर्म आ चुकी है। लॉग की फॉर्म से अलग लिखना चाहते हो, अगर हटाना चाहते हो तो क्या हो जाएगा RTD x1 बाय में x1, ये हमारे पास सिंपल डिफरेंशिएट फॉर्म होगी। लॉग की फॉर्म में हमने इसको हटा दिया है। ओके, तो ये आ गया है इसके इक्वल d μ1L के इक्वल आ चुका है। d μ1 हम इधर ही रहने देंगे, d μ1L इधर ही रहेगा, जो dx1 है वो ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके इधर हो जाएगा डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा d μ1L बाय में dx1। ठीक है, ये जो हम सारा सॉल्व करे हैं, ये को प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को हमने क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। इधर सिर्फ क्या रह जाएगा RT और नीचे क्या रह गया था x1, तो ये रह जाएगा। तो ये हमारे पास क्या चुकी है, एक बार हमने डिफरेंशिएट फॉर्म में इसको किसी भी केमिकल पोटेंशियल फॉर्म को लिख लिया है। ओके, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन चुकी है, इस इक्वेशन को आप नेम दे सकते हो इक्वेशन 1। ठीक है, इतना सभी ने नोट कर लिया होगा, हमने केमिकल पोटेंशियल फॉर्म को डिफरेंशिएट फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको पता है थर्मोडायनेमिकली जो है हमारे पास जो केमिकल पोटेंशियल होता है वो हमारे पास क्या होता है, जनरली फंक्शन होता है किसका, टेम्परेचर का, प्रेशर का और नंबर ऑफ मोल्स का, इसका फंक्शन होता है। तो अगर हम सॉल्यूशन के लिए लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, μ1L इज इक्वल टू क्या होगा, फंक्शन होगा किसका, टेम्परेचर का, प्रेशर का और नंबर ऑफ मोल्स का। डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, ये d μ1L हो जाएगा इज इक्वल टू क्या होगा, d सभी को हम इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट फॉर्म में लिख देंगे, d μ1L बाय में क्या होगा, एक बार हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली लिख कर रहे हैं तो प्रेशर और मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। ठीक है, एक बार मैंने किस रिस्पेक्ट में किया है, सिर्फ टेम्परेचर के फॉर्म में। इसी तरह जब आप प्रेशर के साथ करोगे तो क्या होगा, d μ1 बाय में dP इंटू में dP, और तब टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। अंडरस्टूड। एक बार मैंने टेम्परेचर के साथ कर दिया तो T और X कांस्टेंट है, एक बार मैंने प्रेशर के साथ किया है तो T और X कांस्टेंट है। इसी तरह अगर हम X के साथ करेंगे तो T और P दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे पास कांस्टेंट हो जाएंगे। तो ये बन चुका है हमारे पास d μ1L इज इक्वल टू क्या आया है, d μ1L बाय में dt, P और X1 कांस्टेंट है, इनटू में dt प्लस में d μ1L बाय में dP, T इंटू T और X क्या है, कांस्टेंट है, इंटू में dP, और एक बार मोल फ्रैक्शन के साथ करेंगे तो क्या होगा, d μ1L बाय में dx1, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, इंटू में dx1। ये मैंने सबका 1 बाय 1 क्या कर दिया है, डिफरेंशिएट फॉर्म में लिख दिया है। अब टेम्परेचर और प्रेशर को हमने कांस्टेंट लिए थे तो ये वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी हमारे पास, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही जो सॉल्यूशन और वेपर्स के बीच में इक्विलिब्रियम बनाया है वो किस पे बनाया है, हमने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट करके बनाया है। जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो उनकी डिफरेंशिएट फॉर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो सिर्फ क्या रह जाएगा, d μ1L इज इक्वल टू आ चुका है हमारे पास क्या, d μ1L बाय में dx1 इंटू में dx1, ये आ गया। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास सेकंड। एक इक्वेशन बनी थी हमारे पास फर्स्ट जो थी ये d μ1L बाय में dx1 इज इक्वल टू RT बाय में x1, ये इक्वेशन 1 बनाई थी मैंने। आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए इक्वेशन आप लोगों ने साथ साथ सोल्व करनी है। ये इक्वेशन 1 कौन सी बनी थी, इक्वेशन 2 कौन सी बनी है हमारे पास। तो ये इक्वेशन 1 बनी थी हमारे पास, और
और ये इक्वेशन क्या बनी है हमारे पास 2 बन चुकी है हमारे पास। ओके, तो अब अगर हम इसको सोल्व करना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास देखो डी म्यू वन की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, इसके इक्वल आ रही है, ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है इसके इक्वल आ रही है, ठीक है। तो मैं इसकी जगह ये पुट कर सकती हूँ, इस वैल्यू की जगह मैं इसको पुट कर दूँ, क्योंकि जो इसकी वैल्यू है वो इसमें इसकी वैल्यू क्या है इक्वेशन वन में, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है आर टी डी एक्स वन की जगह। तो डी म्यू वन वन बाई में डी एक्स वन की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, आर टी बाई एक्स वन पुट कर दूंगी इसमें इक्वेशन 2 के अंदर। तो जब मैंने ये पुट किया तो क्या बना हमारे पास, डी म्यू वन एल इज इक्वल टू आर टी बाई में एक्स वन इंटू में डी एक्स वन जैसे था वैसे ही रहेगा हमारे पास। तो ये इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन इक्वेशन आई है। थर्ड किसके लिए आई है, ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म के लिए मैंने एक्सप्लेन की, ठीक है। अब साथ में हम क्या लेकर चल रहे हैं, वेपर्स। तो वेपर्स के लिए हम एक्सप्लेन करेंगे केमिकल पोटेंशियल की फॉर्म में। अब हम सॉल्व करेंगे किसके लिए, वेपर्स के लिए। तो वेपर में हमें पता है क्या है, वेपर में केमिकल पोटेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, डी म्यू वन, ऊपर क्या होगा बी, वेपर्स के लिए वो फंक्शन होगा सिर्फ किसका, टेम्परेचर और प्रेशर का। क्योंकि वेपर्स में नंबर ऑफ मोल्स तो रहेंगे नहीं, वो वेपर्स के फॉर्म में ऑपरेट हो चुके हैं, वो सिर्फ किसका फंक्शन रहेगा, टेम्परेचर और प्रेशर। तो जब टेम्परेचर और प्रेशर का ये फंक्शन रहेगा तो फिर से हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगी, डी म्यू वन बी बाई में डी टी पी इंटू में डी टी प्लस में डी म्यू वन बी बाई में डी पी टी इंटू में डी टी, ये बन जाएगा, ये डी पी है, ठीक है, ये डी पी लिखा हुआ है हमारे पास। तो फंक्शन किसका था, टेम्परेचर और प्रेशर का है, जिसमें से हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया, कांस्टेंट। अब हमारे पास तो वेपर्स के लिए हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है, जिसमें से टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट पुट कर रहे हैं। तो डी टी वाली टर्म हमारे पास नेगलेक्ट हो जाएगी और सिर्फ ये वाली फॉर्म रह जाएगी हमारे पास। तो डी म्यू वन वी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, डी म्यू वन वी बाई में डी पी इंटू में डी पी के क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो डी म्यू वन जो हमारे पास ये इक्वेशन बनी है, थर्मोडायनेमिक के लिए हम इसको क्या पुट कर सकते हैं, वी वन बार पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होती है, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी होती है। तो उसको हम क्या पुट कर देंगे, वी वन, वी क्योंकि वी की फॉर्म में है हमारे पास, तो हम इसको क्या पुट कर देंगे, वी वन इंटू में डी पी, और ऊपर क्या होगा बार, बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी पार्शियल मोलर फॉर्म को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डी म्यू वन किसकी इक्वल आ गया, वी वन इंटू में डी पी के क्या आ चुका है हमारे पास, इक्वल आ गया है। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई है बात सभी को। तो हमारे पास म्यू डी म्यू वन वी इज इक्वल टू किसके इक्वल आया है, वी वन बार इंटू में डी पी की क्या आया है हमारे पास, इक्वल आया है। ये पार्शियल मोलर फॉर्म को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं वी वन बार की जगह सिंपल क्या पुट कर दूँ, इसको सिंपल वॉल्यूम के इक्वल पुट कर दूँ, तो ये क्या रह जाएगा, ओनली वी वन के इक्वल रह जाएगा। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू क्या होती है, आर टी। अगर वॉल्यूम वी वन की फॉर्म में तो आप वी वन की फॉर्म में ले लेना, पी वी वन बाई में इज इक्वल टू आर टी। वी वन की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, क्या आ जाएगी, आर टी बाई में पी आ जाएगी। तो वी वन की जगह मैं क्या पुट कर दूँगी, आर टी बाई में पी वन इंटू में डी पी पुट कर दूँगी। तो ये आ गई है हमारे पास किसके लिए, वेपर्स के लिए। एक हमने निकाली थी लिक्विड के लिए जो मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में आई है, और जो वेपर्स है इसके लिए फॉर्म आई है हमारे पास प्रेशर की फॉर्म में। ये इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है, आई थिंक ये इक्वेशन फिफ्थ बन चुकी है हमारे पास। तो इक्वेशन फिफ्थ आ गई। अब फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन दोनों को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, दोनों को इक्वल क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ चुकी है, देखो लिक्विड के लिए आई थी हमारे पास, लिक्विड के लिए हमारे पास वैल्यू आई थी मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में आर टी डी एक्स वन बाई में एक्स वन इज इक्वल टू, और वेपर्स के लिए आई थी आर टी डी पी बाई में पी वन। ये स्टार्टिंग में हमने इक्वल पुट किए थे, तो इनका जो सोल्यूशन आया वो भी इक्वल ही है। आर टी से आर टी क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या रह जाएगा, डी एक्स वन बाई में एक्स वन
इज इक्वल टू dP/में P1, ये आ जाएगा हमारे पास। अब जो टोटल जो मोल फ्रैक्शन होते हैं वो होते हैं क्या, x1 प्लस में x2 इज इक्वल टू 1 होता है। आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, x1 की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, तो क्या बन जाएगी 1 माइनस x2 बन जाएगी हमारे पास, और 1 माइनस x2 फॉर्म में हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। तो x1 की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, x1 की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, 1 माइनस x2 क्या कर सकती हूँ मैं पुट कर सकती हूँ। अब इसको हम और भी सोल्व करेंगे, ये तो सिंपल फॉर्म में हमने लिखी है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो x ये है ना हमारे पास x1 प्लस f2 इज इक्वल टू 1, इसकी डिफरेंशिएट फॉर्म क्या होगी, dx1 प्लस में dx2 और इसका क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा dx1 इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस के dx2 आ जाएगा। ये मैं वैल्यू पुट कर दूंगी हमारे पास, ओके। तो वैल्यू क्या रहेगी थी हमारे पास dx1 बाई में x1 इज इक्वल टू क्या आ गया था हमारे पास dp बाई में p1। अंडरस्टूड, समझ आ गई बात सभी को। तो dx1 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, माइनस का dx2 पुट कर दूंगी, और x1 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी 1 माइनस x2 पुट कर दूंगी। तो इन दोनों की मैं यहाँ पे क्या करी हूँ वैल्यूज पुट कर रही हूँ। तो dx1 की वैल्यू आई है माइनस की dx2 और x1 की वैल्यू आई है 1 माइनस x2 इज इक्वल टू क्या आया है हमारे पास dp बाई में p1 आ चुका है हमारे पास। अब हम इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इसकी लिमिट लगाएंगे हम p1 नोट से लेके p1 तक, और इसकी जो लिमिट लगाएंगे हम x2 की वैल्यू है 0 और एक बार x2 है क्या x2 की जगह। तो हमारे पास सिंपल क्या रह जाएगा, ये तो रह जाएगा क्या ln p1 हाइयर लिमिट बाय में क्या होता है हमारे पास लोअर लिमिट होता है। तो ln ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस x2 हो जाएगा सिंपल, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा ln p1 बाई में लोअर लिमिट क्या है p1 ये आ जाएगा हमारे पास। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ln से ln क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल इक्वेशन क्या रह जाएगी हमारे पास 1 माइनस f2 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास p1 बाई में p1 नोट। आप क्या करना x2 को उधर ले जाना और इसको इस साइड ले आना, इसको इधर ले जाना इसको इधर ले जाना, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस p1 बाई में p1 नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2। एलसीएम लोगे तो आपके पास देखो वही फॉर्म बन जाएगी p1 नोट माइनस में p1 बाई में p1 नोट इज इक्वल टू x2। यही हमने स्टार्टिंग में लिया था कि जो प्रेशर होता है रिलेटिव लोडिंग ऑफ प्रेशर होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की क्या है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है। ये हमने थर्मोडायनामिक्स से क्या किया है इसको प्रूफ किया है। आप इसको चाहे तो मोल फ्रैक्शन की जगह नंबर ऑफ मोल्स में भी लिख सकते हो। तो x2 की जगह क्या हो जाएगा n2 बाई में क्या होगा n1 प्लस में n2, और इसको फर्दर चेंज करना चाहो तो आप मोलिकुलर वेट में लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ मोल किसके इक्वल होते हैं गिवन वेट बाई में क्या होता है मोलिकुलर वेट। तो n2 के लिए हो जाएगा w2 बाई में m2 और n1 के लिए हो जाएगा w1 बाई में m1। तो आप पुट करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में हो जाएगी और देन फर्दर मोलिकुलर वेट की। तो ये सारा था हमारे पास क्या रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो हमने रोड्स लॉ से ड्राइव किया है, देन उसको हमने क्या किया है थर्मोडायनामिकली प्रूव किया है। नेक्स्ट टाइम हम वीडियो के अंदर इसके एक्सपेरिमेंटली मेथड को एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सपेरिमेंटली इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इतना आप सभी पढ़ लेना, किसी को कोई भी डाउट हो कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी स्टेप में तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू।